So answer for homework question. This will be ma square by 12. This will be ma square by 12. And this will be ma square by 12 plus ma square by 12, which gives you ma square by 6. यह है आपका आंसर. Ix, Iy and Iz. Ix, Iy and Iz. यहाँ तक कुछ पूछना है आपको? आगे. How to calculate moment of inertia of a cuboid? Suppose I want to rotate this cuboid about this axis. This axis मतलब इस फेस पर, इस फेस पर रोटेट करने का. इस फेस पर अगर हम रोटेट करें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? तो अगर इस फेस को अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज जस्ट लाइक रेक्टेंगुलर लैमिना. रेक्टेंगुलर का आई जेड दिख रहा है आपको? रेक्टेंगल का ये वाला जो पोर्शन आपने निकाला था वही है ये. नहीं, तो इस एक्सिस पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? m 12 एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ये एल है और ये एच है. Similarly, if someone asks you इस एक्सिस के अबाउट, इसको रोटेट कराओ तो रेक्टेंगल के हिसाब से क्या होगा? बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. लास्ट वाला खुद से करेंगे आप. अगर कोई आपको इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कराने के लिए बोले so what will be the result? This one is L, this one is B, so this will be this much. Memorize.
नेक्स्ट इज ट्रायंगुलर लैमिना। ऐसा कुछ। सपोज इट्स हाइट इज h, ठीक है, एंड axis of rotation is this one. This is your axis of rotation, not center of mass. Axis of rotation is this. Mass is m. इस axis के about I will be mh square by 6. mh square by 6. Memorize. Memorize. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आसान वाला सब हमने कर लिया, ठीक है, जो भी आपका सीबीएसई और नीट लेवल का था, दैट ऑल हैज बीन डन। अब दो तीन चार सवाल जो हैं वो टफ वाले है ना, उसको कैसे करेंगे। एक दो सवाल है, एक तो ट्रायंगुलर लैमिना का हो गया जो कि पहले आपको याद करना है, क्योंकि ट्रायंगुलर लैमिना से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। वो क्या कि मान लीजिए ये मेरा रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल को उसके डायगोनल के अबाउट रोटेट करना है, तब कैसे करेंगे। व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट पता है, ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस, डायगोनल के अलोंग तो नहीं निकाला हमने, है ना। तो वहां पर ये ट्रायंगुलर लैमिना का यूज होता है, ठीक है। कैसे यूज होता है वो देखिएगा। तो सपोज इट्स मास इज m, his length is l and this is b। तो हम तो ये पढ़कर अगर जाएंगे ये वाला, ये तो नहीं कर पाएंगे हम। तो यहां पर हमें क्या इमेजिन करना है कि दो ट्रायंगुलर लैमिना है हमारे पास, एक ये और एक ये, ठीक है। हाइट तो पता नहीं, सो लेट द हाइट बी h, लेट द हाइट बी h, ठीक है। तो अगर मुझे इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़े तो क्या मैं ये बोल सकता हूं दिस विल बी I1 प्लस I2। सो व्हाट विल बी योर I1, mh स्क्वायर बाय 6, mh² बाय 6। ध्यान ये रखना है कि m जो है पूरे रेक्टेंगल का मास है, तो यहां पर क्या करना होगा m/2, ठीक है। सो m/12 विल गिव यू mh² बाय 6। अब बात बच गई, h तो पता नहीं है, h तो आपने डाला ना, तो h को कैसे निकालोगे। तो उसके लिए 8 का मैथ्स होता है h को निकालने के लिए। क्या है वो 8 का मैथ, देखेंगे ध्यान से। What will be the area of triangle, rectangle? L into B. What will be the area of first triangle? Half into diagonal into H. What will be the area of second triangle? Half into diagonal into H. तो ये लिख सकते हैं हम, area of rectangle equals to sum of area of two triangles, diagonal into H। diagonal का वैल्यू रखो, diagonal is square root of L square plus B square। diagonal is square root of L square plus B square। और h का वैल्यू मुझे बता दो, दो बार ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। और h क्या होगा बेटा,
एल बी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो गया, कहानी खत्म। एच का वैल्यू वहां रख दो। कुछ नहीं था इस सवाल में, कुछ नहीं था, बट आएगा तो डर जाएंगे लोग। ये तो मैथ्स, ये तो क्लास 8 में सिखा आपने करना। भाई ये एच कैसे निकालेंगे? वहां पर वैल्यूज रख देंगे, ये विल गेट योर आंसर। अब चूंकि ये सवाल कर लिया है तो अब याद कर लेना कि ऐसा होता है। ठीक है, आज का होमवर्क लिखना। नीट पीवाईक्यूज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस हैं सारे अटेम्प्ट करने, अभी भेज दूंगा मैं क्लास के बाद आपको। जस्ट क्लास खत्म होगी, यू विल गेट दिस। एक और सवाल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, टफ वाला। वो बस एग्जांपल में सीख लो कैसे निकालते हैं, ठीक है? बहुत कम चांस है कि नीट और सीबीएसई में वो आएगा, ठीक है? बट चूंकि नोट्स बना रहे हैं तो सब तरीके के सवाल होने चाहिए, एक बार बस खाली देख लेना कि कैसे होता है, और क्या। इस पर उतना ज्यादा फोकस करने का जरूरत नहीं है, बट देख के जाना। क्या पता यही एक दो तीन सवाल ऐसे हों जो आपको बाकियों से अलग कर दे, बाकी लोग पढ़ कर ना आए, आप पढ़ कर जाएं। इट्स अबाउट कंपटीशन ना बेटा। आसान सवाल तो हम कभी भी सॉल्व कर लेंगे, वो तो अब से ऐसे भी हो जाएगा, इतना पढ़ा दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। एक सवाल ऐसा नहीं होगा किताब में जो नहीं आएगा आपके एग्जाम में, एक सवाल नहीं, सब नोट से ही आएंगे जो भी आएंगे। एक सवाल वैसा नहीं होगा जो कि आपको बाहर से दिख जाए। इतना ज्यादा है ये। तो ज्यादा करके जाओगे तब तो कम वाला याद रहेगा, कम ही करके जाओगे तो कैसे याद रहेगा ज्यादा वाला, है ना? तो ये मैं अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा, क्लास के बाद ये कर लेना। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ कैविटी? याद है मैंने आपको कैविटी के केस में सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सिखाया था? पूरा मान लो और फिर घटा दो, याद है? अगर वो चीज याद होगी तो यहां पर भी कुछ दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखना ध्यान से। सपोज दिस इज माई डिस्क, डिस्क है ये मेरा, ठीक है? रिंग तो होगा नहीं, रिंग तो पहले से ही कैविटी है। दिस इज योर डिस्क, और डिस्क में एक कैविटी है, एक होल है ऐसा, इस तरीके का। ठीक, डिस्क में एक कैविटी है ऐसा। नाउ द कंप्लीट radius of disk is 2r. Kindly note that disk का radius is 2r. Now the question is find the moment of inertia, mass of complete disk, मतलब without cavity, is equals to m radius of original disk, मतलब complete disk is equals to 2r, and उसमें से हमने गड्ढा किया है, radius of cavity is r। ठीक है, आप ही करेंगे, आप ही करेंगे इसको, मैं आपसे करवाता हूं इसको। तो कैन वी इमेजिन सेंटर ऑफ मास वाला जैसे सवाल किया था, एकदम वैसे ही करना है। कैन वी इमेजिन दिस टू बी अ कंप्लीट डिस्क?
And can we write its moment of inertia? Please write it. Please write this. Imagine this as complete disk and write its moment of inertia as I1. डन। एम आर स्क्वायर बाई टू, आर का वैल्यू 2r होगा, डिवाइडेड बाई 2, ये आया आपका। नाउ सी दिस, दिक्कत वाली चीज नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज योर एक्सिस, तो पहले एक्सिस बनाओ और फिर कैविटी बनाओ। ये मैंने कैविटी बनाया, लाल वाला कैविटी। नाउ टेल मी, अगर ये पूरा डिस्क होता, ये पूरा डिस्क होता, अगर होता तो, so what will be its moment of inertia about this axis? What will be its moment of inertia about that axis? इसको थोड़ी देर के लिए इसका स्मॉल मास m मान लो, स्मॉल m। स्मॉल m का फिर बाद में वैल्यू निकाल देंगे। Tell me, what will be the moment of inertia of this disk about that axis? स्मॉल m थोड़ी देर के लिए मान लो। Were we able to calculate? I center of mass will be small m r square। स्मॉल m, ये r हो जाएगा ना बेटा, ठीक है। ए वाली दूरी क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, होगी कि नहीं? अगर वो 2r है तो ये r हो जाएगा, ये वाला दूरी। एंड आई वांट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, तो कौन सा थ्योरम लगाएंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, डिस्क है सॉरी, एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। बताओ दोनों को जोड़ करके आएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। ठीक, तो हमने अभी तक क्या किया, पूरा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया, और जो चीज को हटाना है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया अबाउट सेम एक्सिस। बस यही गलती होती है, इसके अबाउट निकालना है ना। तो ये वाली एक्सिस यहां पर कहाँ है, ये रहा। सेंटर के अबाउट निकाल दोगे तो गलत हो जाएगा। इसका तुम सेंटर के अबाउट निकाल दो, इसका सेंटर अबाउट निकाल दो, तो गलत हो जाएगा ना बेटा। सेम ही एक्सिस के अबाउट ना जोड़ना घटाना कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि अलग अलग एक्सिस पर जोड़ना घटाना कर सकते हैं। तो सेम एक्सिस पर निकाल दिया, है ना। दिस इज द की वर्ड, दिस इज द की कंसेप्ट ओवर हियर, सेम एक्सिस। और लास्ट बच गया m का वैल्यू। इसमें तो कोई चिंता नहीं होनी चाहिए आपको। क्यों नहीं होनी चाहिए? ये पूरे डिस्क का मास, देखना ध्यान से, पाई इंटू 2r² का मास कितना है, कैपिटल M। 1 यूनिट का मास कितना होगा, m डिवाइडेड बाय पाई इंटू 2r²। r यूनिट का मास कितना होगा, पाई r² का मास कितना होगा, m डिवाइडेड बाय पाई इंटू 2r² इंटू पाई r²। एरिया के हिसाब से मास होगा बेटा। डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? अगर तुम बड़े वाले डिस्क का मास देखो तो 4πr² का मास इज m। हमें किसका मास चाहिए, पाई r² का, तो मास क्या होगा, m/4। ये हो गया डायरेक्ट।
What is the value of m? M by 4. And the last part, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, दूसरा वाला तो है ही नहीं। I1 प्लस I2 जब आप करोगे तो मास को माइनस में ले लेना, काम खत्म। 3/2 माइनस m r² m/4। पहला वाला तो आपको निकाल के दे ही दिया। ये रहा अपना आंसर। ठीक है। घर पे कैलकुलेशन कर लेना, पहले ये बताओ इसमें कोई दिक्कत है प्रोसेस में? प्रोसेस बताओ। जेई वालों के लिए इट्स इंपॉर्टेंट, जेई वालों के लिए इट्स इंपॉर्टेंट। वही कौन सा? एडवांस वाला। ठीक है, तो एक बार बस खाली इसको घर पर रिपीट कर लेना कि कैसे निकाला, जैसे सेंटर ऑफ मास वाला निकालते थे वही। बट कंसेप्ट इज दिस, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हटाना है या जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ना है, हो सकता है ना कभी जोड़ा जा सके, कैसे जोड़ते हैं? एक डिस्क के ऊपर से फॉर एग्जांपल एक डिस्क और रख दिया, तब जोड़ना पड़ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब भी जोड़ना घटाना होता है इट इज डन अबाउट सेम एक्सिस। कंसेप्चुअली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑप्शन वाइज, कि मान लीजिए एक डिस्क है, उस पर आपको एक और डिस्क जोड़ना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट लिखेंगे? पहले वाले के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेकंड वाले के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, या दोनों के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो आंसर इज अबाउट सेम एक्सिस। जो भी चूज करना है दोनों के लिए एक्सिस सेम होना चाहिए बस। ठीक है, विद दिस द टॉपिक ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज बीन कंप्लीटेड। तो आपको कुछ पूछना है? विद दिस टॉपिक ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज बीन कंप्लीटेड। आपको कुछ पूछना हो तो बताओ। ये लास्ट वाले टफ वाले हैं। ये वाला हो गया, मैं बता दे रहा हूं, ये वाला हो गया, लैमिना वाला हो गया, क्यूबॉइड वाला हो गया, ये सब टफ वाले हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर तक इट इज कंसिडर्ड टू बी इजी, वो इजी कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर तक। आज की जो जो तीन टॉपिक्स हमने पढ़े, थोड़ा तेज भी करा हमने। ठीक है, तो दीज आर कंसिडर्ड एज टफ। बस कंसेप्ट अगर ध्यान में रखोगे, कंसेप्ट नहीं भी रखोगे, सबका आंसर भी याद रखोगे ना, तो काम हो जाएगा। कैसे निकालते हैं? ये तो डायरेक्ट पूछा है एक बार, डायरेक्ट क्वेश्चन। ट्रायंगुलर लैमिना mh² by 6, तो याद रखना। सो विद दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया। तो आपको कुछ पूछना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में? नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, it is denoted by K. If we have body of mass m and moment of inertia as I, then I is equals to m times k square. Then
I is equals to m times k स्क्वायर। सबसे आसान टॉपिक है रोटेशन का। एग्जाम्पल 1, फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर अ रिंग। तो देखेंगे ध्यान से, उसके बाद नोट करेंगे आई कितना होता है रिंग का, एम आर स्क्वायर। मास इज एम, therefore k will be equals to r। k will be equals to r। क्या मतलब हो गया इसका, इंपॉर्टेंट ये है, रिंग को अगर k दूरी पर रख दो, इस तरीके से जितना मास रिंग का है उसको कन्वर्ट कर दो पॉइंट मास में, यू विल गेट द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये है इसका एप्लीकेशन। पूरे रिंग को पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। बट रेडियस कौन सा यूज किया है, रेडियस ऑफ गायरेशन, नॉट रिंग का रेडियस। इस केस में रिंग का रेडियस बराबर आता है। अभी आप इसको अच्छे से अप्रिशिएट करोगे जब ये वाला पढ़ोगे आप। सपोज यू हैव अ डिस्क of mass m and radius r। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू। इसको कंपेयर करो एम के स्क्वायर से। के का वैल्यू क्या आएगा बेटा, आर बाय रूट टू। ये देखो अलग हो गया। सो मुझे अगर पूरे डिस्क को पॉइंट मास में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको किस दूरी पर रखूंगा, के दूरी पर, एम, एंड के का वैल्यू विल बी आर बाय रूट टू। के का वैल्यू विल बी आर बाय रूट टू। तीसरा वाला आपके लिए क्वेश्चन है, पूरा चिट्ठा कंप्लीट करना है, करो। दिस इज एल, एम मास का रॉड है आपके पास, इसको पॉइंट मास में कन्वर्ट करना है। बताओ कितनी दूरी पर रखना होगा, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर दिस। पूरे चैप्टर का सबसे आसान टॉपिक है, कैसे निकालते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा है उसको एम के स्क्वायर के बराबर कर दो, के का वैल्यू निकल जाएगा। और रेडियस ऑफ गायरेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, पूरे मास को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दो और कितनी दूरी पर रखो, रेडियस ऑफ गायरेशन की दूरी पर रखो, इट विल गिव यू सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। पूरे मास को रोटेट ना कराकर आप पॉइंट मास को रोटेट करा लीजिए। रेडियस ऑफ गायरेशन पर रखकर ऑब्वियसली, ध्यान रहे रेडियस ऑफ गायरेशन में और मे नॉट बी सेंटर ऑफ मास, है ना। लोग को ये भी कंफ्यूजन हो जाता है, रेडियस ऑफ गायरेशन इज सेंटर ऑफ मास। नो, इट मे और मे नॉट बी सेंटर ऑफ मास। यही देख लो ना, अभी रॉड वाला मैं करके दिखाता हूं। इस एक्सिस के अबाउट इसका क्या होगा रोटेशन, एम एल स्क्वायर बाई थ्री। इसको एम के स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो के का वैल्यू कितना आएगा, एल बाय रूट थ्री। अब मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी आती है, एल बाई टू आती है ना, एल बाई टू ही आता है सेंटर ऑफ मास का दूरी।
और इसका कितना आ गया, L/√3 रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन सेंटर ऑफ मास नहीं है, इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ मास। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है कि जो पॉइंट ऑब्जेक्ट या जो भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होता है एक एक्सिस के अबाउट, उसको कन्वर्ट करो पॉइंट ऑफ मास में, और एक्सिस से उतनी दूरी पर लिख दो जितनी दूरी पर उसका रेडियस ऑफ गायरेशन आ रहा है। इट विल गिव यू सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मतलब है इसका। मतलब ये है, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट आई विल रिमेन सेम, आई विल रिमेन सेम। ठीक है। ऑल्सो m will remain same. What needs to be changed? The distance from the axis needs to be changed. तो वो चेंज होगा। ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन में एक चीज और होती है, फॉर्मूला लिखा होता है mk²। k का वैल्यू विल बी I/m का स्क्वायर रूट। फॉर्मूला वाइज लिख लो बस, और क्या। इतना ही है रेडियस ऑफ गायरेशन, और तो कुछ है नहीं। समझ में आया आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस रेडियस ऑफ गायरेशन का? रेडियस ऑफ गायरेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस ध्यान रखना है, यूज करेंगे हम। जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है वो लिख लीजिए। ठीक है। उसके बाद पूरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दीजिए, और पॉइंट मास में कन्वर्ट करने के बाद एक्सिस के अबाउट डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो जो रोटेशन ये कर रहा होगा वही रोटेशन ये पॉइंट मास कर रहा होगा। ये है रेडियस ऑफ गायरेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस। दिस मे और मे नॉट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब रिंग के केस में k का वैल्यू r के बराबर आ गया, हमेशा नहीं आएगा। चलो, नेक्स्ट इज टॉर्क। Next is torque. Now the concept becomes very important. ठीक है। क्लास 12 में भी है, भूलना नहीं है। जो भी दिक्कत वाली चीज होगी मैं आपको आज के आज ही इसमें क्लियर कर दूंगा, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। हाउ इट इज डिफाइंड? रोटेटिंग एबिलिटी ऑफ अ फोर्स, रोटेटिंग एबिलिटी ऑफ अ फोर्स, रोटेटिंग एबिलिटी ऑफ अ फोर्स। अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो वो सामने वाले ऑब्जेक्ट को रोटेट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है। हाउ टू थिंक अबाउट टॉर्क, थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, बेसिक्स। बिल्कुल नहीं अच्छा, टॉर्क का नोटेशन इज दिस, दिस इज हाउ टॉर्क इज रिटन, एंड समटाइम्स टी इज रिटन। ठीक है, समटाइम्स टी इज रिटन। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर लगा लीजिएगा। हाउ टू थिंक, बेसिक्स। तो अपने लाइफ में
हमने कभी दरवाजा तो खोला ही होगा, ऐसा कोई है जो दरवाजा नहीं खोला हो अपने लाइफ में कभी? ठीक है, तो एक दरवाजा बनाएंगे सबसे पहले। पहले इसको समझना है, जैसे फोर्स होता है ना, जैसे पुश और पुल है ना, ये सीखा आपने। धक्का मारते हैं तो उसको फोर्स बोलते हैं। तो पहले बेसिक इंसाइट लेना है भाई कि आखिर ये टॉर्क हो क्या रहा है, व्हाट इज दिस टॉर्क। से फॉर एग्जांपल ये है अपना दरवाजा, आप यहां खड़े हैं, ठीक है। नाउ अगर आप दरवाजा पर, है ना, दरवाजा की तरफ जा रहे हैं और दरवाजा पर, दरवाजा के एंड पॉइंट पर आप इसको पुश कर रहे हैं, ठीक है। आपने चलना शुरू किया, दरवाजे के एंड पॉइंट पर आपने इसको पुश किया, दरवाजा क्या होगा, अंदर की तरफ खुल जाएगा, होगा कि नहीं रोटेट। तो आपने फोर्स लगाया और दरवाजा क्या हुआ, ट्रांसलेट नहीं हुआ। दरवाजा क्या हुआ, इस एक्सिस के अबाउट दरवाजा क्या हो गया, घूम गया। दिस इज कॉल्ड रोटेटिंग एबिलिटी ऑफ अ फोर्स। समझ आता है ये चीज? दरवाजा जो है अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। नहीं अगर आपने किया है तो आज घर जाके दरवाजा कम से कम खोल लेना और ये ऑब्जर्व करना, दरवाजा इस तरीके से खुलेगा पीछे की तरफ। नाउ आज के आज ही दूसरा एक्सपेरिमेंट करना, एक बार धक्का यहां मारना बीच में और फिर दरवाजा खोलने की कोशिश करना, ठीक है। दिस विल बी योर एक्सपेरिमेंट नंबर 1, दिस विल बी योर एक्सपेरिमेंट नंबर 2। आज करना ये, ठीक है। एंड थर्ड, दिस शुड बी योर एक्सपेरिमेंट नंबर 3, कि दरवाजा को एकदम जो चौखट होता है ना, उसके पास धक्का मारना और देखना कि खुलता है कि नहीं। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 आज के आज ये करना। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे वो मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता देता हूं। यहां पर हल्का सा भी फोर्स लगाओगे दरवाजा खुल जाएगा, जैसे नॉर्मली आप दरवाजा खोलते हो। दरवाजा में जो गेट वेट का जो हैंडल वगैरह दिया होता है, आपने देखा होगा वो कोने में यहाँ दिया होता है। यहाँ पर कब जो आपका एक्सिस होता है जिसके अबाउट वो रोटेट करता है, वहां पर नहीं होता है धक्का मारने वाला। यहाँ पर जब आप धक्का मारोगे यू विल एक्सपीरियंस मोर फोर्स। यहाँ हो सकता है दरवाजा खुले भी ना। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट्स अगर आप आज घर जाकर करोगे तो यू विल रियलाइज दैट फोर्स आप सब जगह सेम ही लगाना, ठीक है। इन्हें की एक जगह ज्यादा जोर से लगा दिया, एक जगह कम जोर से लगा दिया, ठीक है। फोर्स सेम लगाना, ठीक है। एक में दरवाजा घूम जाएगा, एक में दरवाजा थोड़ा घूमेगा, एक में दरवाजा घूमेगा ही नहीं, ठीक है। इसको घुमाने के लिए आपको यहां पर फोर्स बढ़ाना होगा, तभी ये घूमेगा, हो सकता है ना भी घूमे। तो अगर हम सेम फोर्स के साथ बात करें, सेम फोर्स पर बात करें, तो हो सकता है क्या, इसमें तो ये खुल जाएगा, घूम जाएगा। इसमें भी मान लो 10 न्यूटन लगा रहे हो तो खुले, हल्का घुमा। और इसमें हो सकता है घूमे भी ना, अगर सेम फोर्स लगा रहे हो तो। अलग अलग फोर्स लगा रहे हो तो यहाँ पर कम लगेगा, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा लगेगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा लगेगा एक घर जाकर। तो जब आप फोर्स लगा रहे हो, दरवाजा रोटेट कर रहा है, तो इस फोर्स की रोटेटिंग एबिलिटी को हम क्या बुलाते हैं, टॉर्क। तो यहाँ पर रोटेटिंग एबिलिटी क्या है, सबसे अच्छा, आसानी से घूम जा रहा है। यहाँ पर रोटेटिंग एबिलिटी क्या है, कम। यहाँ पर रोटेटिंग एबिलिटी क्या है, जीरो के बराबर। तो बेसिकली तीनों में फर्क क्या है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री केसेस। ये वाली दूरी एक्सिस से कितनी है, कम। ये वाली दूरी एक्सिस से कितनी है, ज्यादा। ये वाली दूरी एक्सिस से कितनी है, और ज्यादा। तो जैसे जैसे दूरी एक्सिस से बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रोटेटिंग एबिलिटी अच्छी होती जाएगी। therefore we define torque as this।
ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं है, ये क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट वाला क्रॉस है। तो यहां होमवर्क लिखिए। रिवाइज क्रॉस प्रोडक्ट एवरीथिंग फ्रॉम वेक्टर। ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट एफ क्रॉस आर, ये गलत है। वो भी लिखिए वहां पर। इट इज आर क्रॉस एफ, नॉट एफ क्रॉस आर, आर क्रॉस एफ। तो वी नो दैट द क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स यू अ वेक्टर। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? वेक्टर। देयरफॉर टॉर्क इज अ वेक्टर। देयरफॉर टॉर्क इज अ वेक्टर। देयरफॉर टॉर्क इज अ वेक्टर। Physical significance. Therefore, torque is a vector. तो यहां तक कुछ पूछना है? यूनिट ऑफ टॉर्क। यूनिट ऑफ टॉर्क। Since torque is defined as R cross F, it implies magnitude of torque will be written as magnitude of R vector, ये into वाला into है, magnitude of force vector and sine of angle between them. Unit of R is meter. Unit of force is Newton. This has no unit. Unit and dimension वाले चैप्टर से। Therefore, the unit of torque is Newton meter. Therefore, unit of torque is Newton meter. ठीक है। The most difficult चीज है डायरेक्शन ऑफ टॉर्क।
वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट. तो सपोज दिस इज माई आर वेक्टर एंड दिस इज माई एफ वेक्टर. ठीक है. अपने राइट हैंड को आर वेक्टर के पर रखे इस तरीके से कि फिंगर शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर. रखिए. ये तो सामने में ही सिखाया जा सकता है, ऑनलाइन क्या सिखाए. राइट हैंड को आर वेक्टर की तरफ रखना है सच दैट फिंगर का जो टिप है वो आर वेक्टर के डायरेक्शन में पॉइंट करे. ठीक है. सारे फिंगर का टिप आर वेक्टर के डायरेक्शन में पॉइंट करे. ऐसा रखने के दो तरीके से रख पाओगे, ध्यान रखना. एक सीधा और एक अंदर की तरफ. रखना इस तरीके से है कि अगर इधर से इधर घूम जाओ, आर से एफ की तरफ घूमना है. इस तरीके से रखना है कि फिंगर आर से एफ की तरफ घूमे, ना कि एफ की आर की तरफ. इट शुड मूव फ्रॉम आर टुवर्ड्स एफ, आर से एफ की तरफ. देन द thumb will give you direction of torque. और इसको सोचने का दूसरा तरीका ये होता है कि जिस दिशा में फिंगर घुमा, दिशा का नाम लिख दो. तो कौन सा दिशा है ये? क्लॉकवाइज. दिस इज हाउ द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज डिटरमिन्ड. दिस इज हाउ द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज डिटरमिन्ड. तो सपोज दिस इज योर कॉपी. कॉपी पर आपने ये आर वेक्टर बना रखा है और ये एफ वेक्टर बना रखा है. ठीक है. तो आर वेक्टर पर आप चाहो तो यहां पर पेन रख दो और पेन को आर से एफ की तरफ घुमाओ. पेन को आर से एफ की तरफ घुमाओ. दैट विल बी योर डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. तो डायरेक्शन क्या आया? क्लॉकवाइज. डायरेक्शन बताइए क्या आएगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन इन दिस केस? व्हाट विल बी द डायरेक्शन इन दिस केस? वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट ऑल्सो. डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि ऑनलाइन में ये समझ में नहीं आता है. इसमें कुछ पूछना आपको? आर पर पेन रख दीजिए
और पेन को घुमा दीजिए, यू विल गेट एंटी क्लॉकवाइज। ये आया आपका आंसर। डायरेक्शन में कुछ पूछना है आपको? डायरेक्शन में कुछ पूछना है आपको? मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। Now, since torque is defined as R cross F, magnitude of torque will be written as per vector product theta is the angle between force and displacement vector. Example, suppose इस पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है एंड द फोर्स इज इन दिस वे। ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज आर वेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर चैप्टर में हमने क्या सीखा था? What will be the angle between two vectors when joined end to end? ये वाले एंगल को एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बोलते हैं, वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा आपने। थोड़ा सा मैथ्स। सपोज इसको थोड़ा पीछे खींच दिया जाए, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ सपोज आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन दिस, परपेंडिकुलर ऑन फोर्स लाइन, परपेंडिकुलर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस परपेंडिकुलर? क्या वैल्यू होगा उस परपेंडिकुलर का? आर साइन थीटा। तो दिस लाइन, ये जो काली वाली लाइन है, जो फोर्स वाली लाइन आपने बनाया है, इस लाइन को बुलाते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स किस लाइन के अबाउट एक्ट कर रहा है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स।
एंड दिस पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट आपने आर लिखा, ये ग्रीन वाला, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हुआ, जिस पॉइंट के अबाउट आपने आर लिखा, दिस पॉइंट इज व्हाट? एक्सिस अबाउट विच बॉडी विल रोटेट. तो कैन यू से दिस, व्हाट इज आर साइन थीटा? आर साइन थीटा क्या है बेटा? एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. Therefore, what we can write, torque is equals to R perpendicular into F magnitude के लिए. For writing a magnitude, we can write torque is equals to perpendicular distance into F magnitude. डायरेक्ट अगर लिखना है तो थीटा उटा का जरूरत नहीं है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपको गिवन है, यू कैन राइट टॉर्क डायरेक्टली. क्वेश्चन. Suppose this is my axis of rotation and a force is acting in this direction of 10 Newton. This distance is 2 meter and this angle is 90 degree. So can you done? So as per our discussion, to calculate the magnitude of what is the line of action of force? This one is the line of action from the force of the force. What is the perpendicular distance from the axis? This is the perpendicular distance from the axis. So what we can write? 2 into 10 20 न्यूटन मीटर. ये आया आपका आंसर? ये बताइए. फोर्स जिधर एक्ट कर रहा है, दैट इज लाइन ऑफ एक्शन. And this is perpendicular distance.
कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? वो तो निकाल सकते हो, निकाल के बताओ डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। टेल मी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, डायरेक्शन। So this is your r vector and f vector नीचे की तरफ है, f vector नीचे की तरफ बना लो। So direction will be clockwise. Very good. R cross f, तो समझ में आया? मैं जब यहां पर पढ़ाता हूं तो मैं मैग्नीट्यूड अलग लिखवाता हूं, डायरेक्शन अलग लिखवाता हूं। समझ में आता है? मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, कम से कम दोनों में से एक तो सही हो जाए। आर से एफ की तरफ हाथ घुमा दीजिए पेन रख के। फाइंड द टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट। पहले डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन के लिए कोई कैलकुलेशन करने का तो जरूरत है नहीं, डायरेक्शन बताओ इसका। आ गया? ये रहा आर का डायरेक्शन, ये रहा एफ का डायरेक्शन। अरे ढंग से करो। ये रहा एफ का डायरेक्शन, आर का डायरेक्शन ऐसा आता है ना बेटा, ऐसा। ये रहा आर का डायरेक्शन, आर से एफ की तरफ, अगेन क्लॉकवाइज। अरे एंड टू एंड ज्वाइन करना है, बताए ना, सिखाए ना ऊपर पर कैसे करना है डायरेक्शन के लिए। एंड टू एंड ज्वाइन करना है, एंड टू एंड, एंड टू एंड। ठीक है बेटा? यही सब छोटी छोटी चीजें हैं जो गलत हो जाएगी। आप क्या करोगे? ठीक है, आपको लगेगा कि ये मतलब इधर ऐसे घुमा देना है ना, आप प्रॉपरली आर बनाओ, प्रॉपरली एफ बनाओ और फिर घुमाओ, एकदम थोड़ा सा टाइम लेकर करो, ठीक है? बड़ी नहीं। मैं तो हमेशा इतना ही टाइम लेके करता हूँ, मैं आर बनाता हूँ, एफ बनाता हूँ और फिर मैं घुमाता हूँ उसको। तो देख के भी, बनाने के बाद तो ऐसे भी घूम जाएगा हाथ, हाथ हाथ घुमाने की जरूरत भी नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, चलो मैग्नीट्यूड बताओ। सो वी नो दैट, हो गया। टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड, ये टेढ़ा वाला डिस्टेंस नहीं चाहिए, फोर्स और आर के बीच में कौन सा डिस्टेंस चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ये 60 है तो ये 30।
उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, या फिर ये 60 है तो दिस विल बी 60 डिग्री, फिर ट्रिग्नोमेट्री, जैसा आपको ठीक लगे। तो 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, पी बाय एच विल गिव यू साइन, तो दिस विल बी 6 साइन 60 इंटू 20 न्यूटन। तो 6 इंटू √3/2 इंटू 20 न्यूटन। वेरी गुड, 60 √3 न्यूटन मीटर। जो भी चीज मैं आपको सिखा रहा हूं यही बेसिक है बेटा टॉर्क का, इससे ज्यादा कौन क्या सिखा देगा। मैग्नीट्यूड निकालना, डायरेक्शन निकालना, दोनों को लास्ट में जोड़ दो, बस हो गया। ठीक है। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का मतलब आर वेक्टर दिया हुआ है आपको, 3i कैप 4j कैप, और फोर्स वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप 3j कैप। फाइंड टॉर्क। अब आर क्रॉस एफ वेक्टर में कैसे करते थे, आपको सिखाया गया वेक्टर चैप्टर में, करिए। वेक्टर मल्टीप्लीकेशन करना है। यहां पर वो परपेंडिकुलर मल्टीप्लीकेशन दिमाग नहीं लगाएंगे, यहां पर वेक्टर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। दोनों सवाल एक साथ दिमाग में होने चाहिए, नहीं पता चला कि यहां पर भी आर परपेंडिकुलर निकालने लगे। वेक्टर चैप्टर आर क्रॉस एफ। रिवाइज कर लेना आज के आज, नहीं तो पूरा परेशान रहोगे। एंगुलर मोमेंटम भी आएगा, वहां पर भी वेक्टर प्रोडक्ट है, आर क्रॉस एम वी है वहां पर, बढ़िया से क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना, बढ़िया से। डायरेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, i कैप, j कैप और k कैप, मतलब आई क्रॉस जे करोगे तो k मिलेगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई मिलेगा, के क्रॉस आई करोगे तो जे मिलेगा। ये याद रखते हैं हम डायरेक्ट करने के लिए। तो आई क्रॉस आई विल बी 0, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे जब आप करोगे, 3 3 जा 9, और आई क्रॉस जे विल गिव यू +k कैप। नेक्स्ट, जे क्रॉस आई, तो 4 2 जा 8, ठीक है। बट जे क्रॉस आई करोगे, आई क्रॉस जे के देता है, तो जे क्रॉस आई क्या देगा, -k। जे क्रॉस जे विल बी 0, 4 3 जा 0, आंसर विल बी 9 - 8 k कैप, 1 टाइम्स k कैप। दिस इज योर आंसर, वेरी गुड, सही आंसर आया है।
तो वेक्टर फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में ही हम कैलकुलेट करके छोड़ देते हैं. दिस इज हाउ टॉर्क इज कैलकुलेटेड. बोलो ये दिक्कत, कोई दिक्कत? देखना क्लास 12 में टॉर्क क्या रहेगा. फोर्स का वैल्यू जैसे मैंने यहां पर लिख के दिया ना बेटा आपको 20 न्यूटन, तो ये मैं आपको वेरिएबल में दे के दे रहा हूं. फोर्स इज Q टाइम्स E. दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स. This angle is theta. This angle is theta. And the complete length is 2a such that this is the midpoint. Can you calculate torque of this force about this point O? कर सकते हो. एकदम सेम सवाल है. देखो यहां पर सेम सवाल है ना, एकदम सेम. 6 मीटर की जगह दूसरा लेंथ दिया हुआ है, 20 न्यूटन की जगह क्यू ई लिखा हुआ है, बाकी सब तो सेम है. प्लीज डू इट, ट्राई टू डू दिस. और बच्चों को समझाते समझाते क्लास 12 में थक गया मैं. क्या बोले, 11 में ही मेहनत नहीं करते हैं तो 12 में क्या अच्छा. 11 इज द टाइम जब सफिशिएंट टाइम होता है आपके पास और आप पूरा मौज मस्ती में उसको निकाल देते हैं. अरे यार अब तो बोर्ड एग्जाम नहीं है, बस खत्म हो जाता है सब. यही समय है पूरा एफर्ट डाल देने का, बढ़िया से केमिस्ट्री मिस्ट्री रटने का. एकदम यही समय. अगर जिसने कर लिया उसका तो अच्छा कॉलेज तय है बेटा. यही बात 2 साल बाद समझ में आती है. लोग बोलते हैं मेरा फिजिक्स वीक है. कितने बच्चे मेरे पास आए यहाँ पर, सब यही बोलते हैं वो भी 12 करने के बाद. कहीं भी गए पढ़ने के लिए, सर फिजिक्स वीक है. उसका कारण है ना, आपको टफ सवाल बनाना ही नहीं था 2 साल. आपको सब वैसा सवाल बनाता था जो आपको आता था, तो बनाइए फिर वही. हुआ बच्चा. तो ये दूरी इज ए, पूरा 2 है तो वो ए होगा. अरे घबराओ मत, घबराने से क्या होगा. फोर्स का वैल्यू क्यू ई होगा. ये एंगल अगर थीटा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना, ये डिस्टेंस चाहिए तभी निकाल पाओगे. ये थीटा है तो ये थीटा होगा. दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ए साइन थीटा. अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो ना ए साइन थीटा निकालने में, इधर उधर करने में, यही निकाल लो ना. यही निकाल लो, ये लो यही निकाल लो. यही डिस्टेंस चाहिए ना बेटा, निकाल लो वो डिस्टेंस क्या होगा. ए साइन थीटा. वेरी गुड. torque will be equals to, magnitude of torque will be equals to a sin theta into QE. आया, एकदम सही आया आंसर. डायरेक्शन बताओ. टेल मी द डायरेक्शन. डायरेक्शन बताओ. एकदम ठंडे दिमाग से. तो मैं क्या करूंगा, आर का डायरेक्शन बना लूंगा ग्रीन वाली लाइन. फिर एंड टू एंड पॉइंट से फोर्स की लाइन, और फिर घुमा लूंगा आर से एफ की तरफ. डायरेक्शन विल बी क्लॉकवाइज. तो ये मेरा आर वेक्टर है, ये मेरा एफ वेक्टर है. हमेशा यही करना शुरू में. शुरू में अगर ये करोगे ना, बाद में दिखने लगेगा. बाद में हम ये सब करने का कोई जरूरत नहीं. आर बना रहे हैं, बना रहे, वो दिखेगा ऐसा, अरे ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है.
ठीक है, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, मैंने क्या किया है इस क्वेश्चन में, दिस इज योर क्यू ई, सेम क्वेश्चन, tell me what will be the magnitude of torque and direction of torque, what will be the magnitude of torque and direction of torque, लेंथ वही है 2a, यहां से हाँ, कुछ चेंज नहीं किया है, दिस इज योर मिड पॉइंट। अरे cos थीटा कैसे आ जाएगा, फिर से करो, फिर से करो, फिर से करो, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, दोनों के बीच की दूरी चाहिए, cos थीटा कैसे आ जाएगा बेटा, ये वाली दूरी चाहिए ना, ठीक है, या तो ऐसे, या तो ऐसे, ये वाली दूरी चाहिए हमें, ये वाली, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बिकॉज द लाइंस आर पैरेलल, उस पर एक परपेंडिकुलर बना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो अगर ये ए है तो दिस विल बी ए साइन थीटा ना बेटा, आप देख रहे हो, फिजिक्स की कोई गलती नहीं है, मैथ्स की गलती है, ए साइन थीटा इंटू क्यू ई, ए साइन थीटा इंटू क्यू ई, डायरेक्शन बताओ, ये समझ में आया ए साइन थीटा, फिर से बताऊं, ये ए साइन थीटा, अरे ये है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच का, ये या फिर ये, जैसा बनाना हो चॉइस आपकी है, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा, थीटा के वाला सामने वाला साइड इज परपेंडिकुलर, तो दिस विल बी ए साइन थीटा, फिर से देख, फिर से देखना, अच्छा, यहां तक क्लियर है, दूरी में ही गड़बड़ हुई ना, तो दूरी कैसे निकालेंगे, तो एक बात बताओ, ये लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स किधर लग रहा है, ये क्लियर है आपको, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज दिस, तो मुझे लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का परपेंडिकुलर दूरी चाहिए, ये वाला, दिस इज थीटा, अच्छा ये थीटा है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो दिस थीटा विल बी इक्वल टू दिस वन, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये वाला दूरी इज ए, ये वाला दूरी क्या होगा, ए साइन थीटा, ठीक है, अगर आपको ये वाला नहीं समझ में आया तो एक और देख लो, इफ दिस इज थीटा, दिस एंगल विल बी थीटा, ये एंगल अगर थीटा है, यहां से यहां अगर ए है तो ये क्या होगा, ए साइन थीटा, ठीक है ना, डायरेक्शन बताओ, चैलेंज तो मेरे को डायरेक्शन का है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस, डायरेक्शन बताओ,
नहीं, गैस नहीं करो, गैस मत करो, गैस मत करो, तरीके से बनाओ, तरीके से। चलो मेरे साथ बनाओ। पॉइंट ऑफ रोटेशन मार्क करो। फोर्स, ठीक है, जहां पर लग रहा है दूरी मार्क करो एरो के साथ। ठीक है, मैं पूरा तरीका लिख रहा हूं। तो ये बना लिया आपने, और फिर ये, ठीक है। ना ये जो फोर्स बनाया, इसको पैरेलली शिफ्ट करो यहां पर। और फिर आर से एफ की तरफ घुमा लो। आंसर क्या आएगा? क्लॉकवाइज। बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है यार, एकदम हर बार सेम चीज कर रहे हैं। और अगर आपको तकलीफ है तो फिर यहाँ पर आकर एक बार पूछ लीजिएगा कैसे क्या होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन इज, यही हेडेक है, डायरेक्शन। ए साइन थीटा क्यू ई निकल जाएगा वो, ये हेडेक है, डायरेक्शन। ठीक है, चलो क्वेश्चन। ये रहा मेरा पॉइंट ऑफ रोटेशन। इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है जिस पर फोर्स लग रहा है, ऐसा। दिस ड्यूरी इज 2 मीटर। कैलकुलेट टॉर्क। टॉर्क कैलकुलेट करिए। और आंसर बताइए। What will be the torque of this force about point O? कितना आया? 20 आया? 20? जीरो? क्या हो गया भाई, जीरो कैसे आ गया? देखेंगे ध्यान से। 99.9% जनता को ये नहीं समझ में आता कि वो जीरो कैसे हो गया। ठीक है, जीरो इसलिए हुआ, सबसे पहले डायरेक्शन पर आते हैं। बताओ बेटा, यहां से फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ये बनाओ। तो ये आपने आर वेक्टर बनाया, फोर्स का डायरेक्शन ये था, ये एफ वेक्टर बनाया। इसको पैरेलली शिफ्ट करो ओरिजिन पर। तो पैरेलली जब आप शिफ्ट करोगे ओरिजिन पर, तो ऐसे ही डायरेक्शन निकालते, हाँ या ना, ये बताओ।
अब ये बताओ, टॉर्क निकालने के लिए आर को एफ की तरफ घुमाना है, घुमा पाओगे? आर घूमेगा? हाँ या ना? आर घूमेगा या नहीं घूमेगा? बोलो। मैंने घुमाने का तरीका सिखाया है ना आपको। भाई पेन रख दो, घुमा दो एफ की तरफ। कहाँ घुमाओगे एफ की तरफ? वो तो पहले से ही एफ की तरफ है। तो जब घूमेगा ही नहीं तो काहे का टॉर्क? बिकॉज टॉर्क इज व्हाट? रोटेटिंग एबिलिटी ऑफ अ फोर्स। या तो रोटेटिंग एबिलिटी जीरो है। ये फोर्स उसको रोटेट ही नहीं कर पाएगा। समझ में आया टॉर्क जीरो क्यों है? और अगर आपको इसको मैथ से करना है तो टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू साइन थीटा। अब मुझे बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। पुट करो यहां पर, थीटा इक्वल्स टू जीरो, यू विल गेट सेम आंसर। ठीक है, होमवर्क लिखो। कैविटी वाला क्वेश्चन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कराया वो, और टॉर्क, रिवाइज, मेमोराइज, प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चन अगेन विथ डायरेक्शन। एकदम डायरेक्शन समझना है बेटा, चाहे जो हो जाए, चाहे 5 दिन लग जाए डायरेक्शन समझने में कैसे होता है। डायरेक्शन बिना समझाए हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, 5 दिन जो दिन लग जाए, क्योंकि मतलब 12 में हालत खराब हो जाती है फिर मेरी। तो मैं अभी खत्म कर दूंगा उस चीज को। 12 में ये सब नहीं, 12 में डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्शन तो ये करना है चाहे जो हो। ठीक है, और जो रटने के लिए दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स, वो याद करिए, मेमोराइज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जा सकते हैं आप।